करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। ये चुनाव की नाव है जो कि मिशन 2023 का आगाज करने के साथ ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि इस बार किसकी नाव और किसकी नैया होगी पार। क्या है चुनावी मुद्दे और किन आधार पर जनता जनार्दन करने वाली है अपने मताधिकार का इस्तेमाल। आज कई चेहरे होंगे एमपी न्यूज के इस लाइव डिबेट शो में, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी कि दोनों प्रमुख सियासी दलों की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। आपको यह भी बता दें कि जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों का क्या होगा सूरत हाल, और सियासत का यह सफर आखिर कहां जाकर थमेगा। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ मध्य प्रदेश के भविष्य की तस्वीर भी तय हो जाएगी और चुनावी नैया पर सवार नेताओं के भविष्य का फैसला भी जनता जनार्दन सुना देगी। आज इस लाइव शो में कई मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं जो कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो जाने पहचाने चेहरे हैं जो कि जनता की आवाज़ को सदन में भी उठाते हैं और सियासी दलों में तमाम मुद्दों के आधार पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आपका मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर पार्षद राजू भदौरिया जी, कांग्रेस की तरफ से कुरैशी जी, कांग्रेस की तरफ से विवेक खंडेलवाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव जी, अभिषेक जाट जी मौजूद हैं और भी कई मेहमान हैं। और भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं युवा चेहरे भी हैं और महिला नेतृत्व भी हैं। महिलाओं की तरफ से पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष ज्योति तोमर जी हैं, मेयर इन काउंसिल के सदस्य जीतू यादव हैं, प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट सुमित मिश्रा हैं और पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा हैं। इसी के साथ आशीष हाडिया हैं और नयन दुबे भी हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता जनार्दन किसकी नाव को जो है पार लगाने वाली है। चुनाव की नाव, आइए शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ से और कांग्रेस के जवाब से। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सुमित जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, 18 सालों का अनुभव है, क्या मुद्दे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस बार किसकी चुनावी नैया होगी पार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास करेंगे। हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाते नहीं। हमने तो विकास किया है। पूरा शहर जानता है कि हम इस शहर को टेंकू तांगे और टेम्पो से उठाकर मेट्रो पर लाए हैं। शहर में ब्रिज बने हैं, शहर में ही नहीं, इंदौर के आसपास आप देखेंगे तो सड़क, बिजली, पानी का जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार से आईटी की कंपनियां आ रही हैं, जिस प्रकार से रेलवे का बड़ा जंक्शन इंदौर को डेवलप किया जा रहा है, जिस प्रकार से इंदौर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की विमान सेवाएं आई हैं, और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर आज विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक समय था जब मध्य प्रदेश में मात्र 300 मेडिकल की सीट हुआ करती थी, आज उसे बढ़ाकर 4000 सीट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक समय था जब मध्य प्रदेश में मात्र 3000 सड़कों का निर्माण था, आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हो चुका है। ऐसे ही भले ही किसान का विषय हो, आज महिलाओं का हम देखें तो एक समय था जब महिलाओं में 1000 पर 936 कन्याएं का जन्म होता था, आज उसे बढ़ाकर शिवराज जी की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का फर्क है कि आज 956 कन्याएं 1000 पुरुषों में पैदा होती हैं। तो ये जो महिला, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, विकास, आत्मनिर्भरता, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर गरीब से गरीब बेटी भी आज एक परिवार के रूप में शिवराज जी ने उनसे रिश्ता बनाया है। किसी के वे भांजे हैं, किसी की भांजियाँ हैं, कोई उनकी लाडली बहना है। तो ऐसी तमाम, हम पार्टी नहीं, हम सरकार नहीं, परिवार चलाते हैं। बहुत बड़ी बात है, सरकार नहीं परिवार चलाते। नीलाभ जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपने सुना, आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता आए दिन डिबेट करता रहता हूँ। एक जैसे बच्चों एक पोएम दे दी जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी है, रटे रटाए संवाद पूरे भाजपा के पार्टी पर घोट घाट के आ जाते हैं, बिना रुके बोले जाते हैं ना, उसका होश ही नहीं रहता कहाँ से आंकड़े लाते हैं। अब जैसे इन्होंने मेट्रो ट्रेन की बात करी, वो महत्वाकांक्षी योजना कमलनाथ जी की थी। इन्होंने क्या करा, एक डमी डब्बे, जैसे बच्चे छुकछुक गाड़ी रेलगाड़ी चलाते हैं ना, डमी डब्बे घुमा दी, बोले मेट्रो ट्रेन उन्होंने शुरू कर दी। अरे सिर है पैर उसका आता पता ही नहीं दूर दूर तक। सीधी बात है, इनकी निकली विकास यात्रा। विकास यात्रा आपको मालूम इतनी फजी होती थी, इनके कैबिनेट स्तर के मंत्री पर खुजली का पाउडर डाल दिया था, आपको याद होगा शायद, गाँव में। उसके बाद गो बैक के नारे लगे, विकास यात्रा पूरी तरह फ्लॉप। फिर उन्होंने निकाली बेशर्म होकर आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने कोई भी नहीं है, कार्यकर्ता आपस में लड़े भिड़े,
मतलब आशीर्वाद यात्रा भी होगी पूरी तरह फ्लॉप। उसके बाद जो केंद्रीय नेताओं ने देखा कि ये प्रदेश नेता पूरी तरह नाकारा निकम्मा साबित हो चुका है, तो उन्हें अमित शाह ने पूरे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। उसके बाद 230 बाहरी विधायक बुलाए सर्वे के लिए। आपने पिक्चर देखी शोले, उसमें हरिराम एक कैरेक्टर था, वो क्या था कि गोपनीय सूचनाएं जेलर को देता था, तो उसमें ने 230 विधायक बुलाए बाहर थे कि प्रत्येक विधानसभा की गोपनीय सूचना लो और सिर्फ मुझे देना, प्रदेश नेतृत्व को कानो कान खबर ना हो। उसके आधार पर उन्होंने टिकट बांटे। जैसे टिकट बढ़े सिर्फ डबल इनका शुरू हो गई। मुख्यमंत्री का चेहरा ही परिदृश्य से गायब हो गया। मामा जी कहते नहीं अदाते थे कि मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी आएंगे तो वो करेंगे, वही मामा जी कहते हैं कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। ये इनकी स्वीकार होती है। चलिए तो देख सकते हैं मुद्दों से ज्यादा चेहरों की बात हो रही है। दिलीप शर्मा जी, आपने कांग्रेस का पक्ष चुना, क्या लगता है आपकी पार्टी काउंटर कर रही है? देखिए, 15 महीने की सरकार में मेट्रो अपनी बता रहे हैं। शायद मेरे भाई को ये नहीं मालूम है कि उसके टेंडर किस डेट में हुए थे। अगर उसके टेंडर आज भी निकाले जाए, उस प्रोजेक्ट को देखा जाए, उस प्रोजेक्ट को हमारे शिवराज जी की सरकार में बना, और तब मैं MIC मेंबर था उसी नगर निगम में। पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ तो इनको चुप रहना चाहिए। मैं MIC मेंबर था उस समय, और चूंकि उस विभाग का प्रभारी भी था, तो मेरे भाई को भी नहीं मालूम होगी। मैं इनको सारे पेपर उपलब्ध करा दूंगा कि उसके टेंडर कब हुए, पहली बात। और जब ये पेपर देखेंगे तो बोलेंगे कमलनाथ जी ने तो उस पर एक टिक्की लगाई थी काई की कि भैया मैं भी 15 महीने की सरकार में आया था तो मेट्रो उनने नक्शे पे देखी थी, पर उसको जमीन पे हमने उतारी, हमने इस शहर को में चला के दिखाई। और जो समय दिया था कि 30 सितंबर तक हम इंदौर को मेट्रो दिखाएंगे, तो हमने मेट्रो दिखाई। रही बात सर्वे की, तो सर्वे इनके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ संगठन काम करता है। हमारे यहाँ कोई एक नहीं, हमारे यहाँ एक संगठन है। ऐसा कांग्रेस जैसा नहीं होता है जैसा उनके यहाँ होता है। हमारे यहाँ का परिवार बैठता है, उस परिवार में तय किया जाता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, और सर्वे के आधार सर्वे सभी पार्टियां कराती हैं। लेकिन 17 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा, और इनको 3 तारीख 4 तारीख को विजय जुलूस जब भारतीय जनता पार्टी का निकलेगा तो कांग्रेस को समझ में आ जाएगी कि हमने क्या करा है। और दूसरा, मैं फिर बोलता हूं कि इतनी बात मेरे भाई ने बोली, 15 महीने का एक विकास गिना है कमलनाथ जी का, एक विकास। और नहीं तो हम 18 साल के विकास, दिग्विजय सिंह हमें यहाँ पे, आपको मालूम हो तो ट्रक निकलती थी इस रोड से, और आज हमने 4 रोडें बना दी। बाईपास हमने बनाया, रिंग रोड हमने बनाया, पुल पुलिया हमने बनाई, तो विकास तो बताए। विकास की बात आ रही है। राजू भदौरिया जी कांग्रेस के पार्षद हैं, राजू भदौरिया कांग्रेस के पार्षद हैं, क्या आपकी सरकार में 15 महीनों की सरकार में विकास? 15 महीने की सरकार में अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, ये खुद ही MIC मेट्रो खुद ही बोलते हैं। मेट्रो सुनते सुनते कान तक गए थे। जैसे वो पिक्चर में था ना, तारीख पे तारीख, कमलनाथ जी ने उसको ला के शुभारम्भ किया। इनकी तारीख मेट्रो की किसने बंद करी? कमलनाथ जी ने। ये तो डिबेट है, इसको बात कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअल आप आइए मुद्दों पे। देश में 2017 से लेके आज तक PSC की एग्ज़ाम नहीं हो रही है, युवा बेरोजगार हो रहा है। ना SF की भर्ती हुई है, ना BSF की भर्ती हुई है, ना पुलिस की भर्ती हुई है, ना आर्मी की भर्ती हुई है, ना बैंकिंग में हुई, ना रेलवे में, ना BSNL में। कई युवा जो एक्चुअल में जिसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो हमारा युवा बेरोजगार हो रहा है। उस पर ये बात नहीं करते हैं। उस पर बात करिए ना, आइए महंगाई पे बात करिए, उस पर बात करिए क्या हुआ है। डेवलपमेंट तो हमारा हिस्सा है, हर जो सरकार बनेगी वो सरकार डेवलपमेंट करेगी, लेकिन युवाओं की ज़िंदगी और घर परिवार कैसे चलेगा उस पर बात होना चाहिए। रोजगार पर बात होना चाहिए, महंगाई पर बात होना चाहिए। विकास तो मूलभूत सुविधाओं में आता है, उसको तो करना दायित्व भी है। जीतू यादव जी हैं, मेयर इन काउंसिल के आप सदस्य हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आदरणीय पार्षद जी को ये बताना चाहता हूँ, इनने कहा जैसा कि विकास तो हर पार्टी करती है। आदरणीय दिग्विजय सिंह की सरकार में हमने भी देखा क्या विकास हुआ और कैसा विकास हुआ। भ्रष्टाचार हुआ, लाइट जब जाती थी तो लोग तरस जाते थे पढ़ने के लिए, बच्चे ही, कि कब लाइट आएगी और हम कब पढ़ेंगे। मोमबत्ती में लोगों ने दिन निकाले हैं। वो सरकार देख लीजिए, आज हमारी सरकार देख लीजिए। लाइट 24 घंटे उपलब्ध रहती है, पानी लोगों को पर्याप्त मिल रहा है। विकास के अन्य काम जो भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं वो कांग्रेस ने कभी सोचे भी ना थे। दूसरी बात आदरणीय प्रवक्ता जी ने करी कि हम केंद्रीय नेतृत्व ने कामान संभाल रखी है या हमने दूर से विधायक बुला रखे। हमारे पास केंद्रीय नेता है, मजबूत है, हमारे ऊपर के लीडर मजबूत हैं, हमारे पास नेता हैं, हमारे पास इतने सारे
हमारे पास इतने सारे नेता हैं कि हमने कहाँ भी कोई सी भी जगह हम कहीं भी कोई नेता को लगा सकते हैं। हमारे पास मजबूत नेता, हमारे पास सिर्फ एक परिवार के नेता थोड़ी हैं कि एक गांधीवादी परिवार ही हमारे परिवार के नेता और पूरा राज्य और सरकार चला रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके संगठन द्वारा, जिनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, संगठन उसको चलाता है, कोई व्यक्ति विशेष उसको नहीं चलाता है। तो हमारे पास संगठन मजबूत है, हमारे पास नेता बहुत सारे हैं। बड़ी बात है, यहाँ पर संगठन की बात हो रही है, आप परिवार की पार्टी चला रहे हैं और यहाँ संगठन है। विवेक जी क्या कहेंगे, संभागीय प्रवक्ता है। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि परिवार में एक मुखिया का चेहरा होता है। मध्य प्रदेश में मुखिया का चेहरा कौन है इनका? 7 चेहरे, 8 चेहरे, 11 चेहरे, 12 चेहरे, 15 चेहरे। मतलब ये हो गया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। आज जितने भी पोस्टर आप देख लें तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ना जाने कहाँ और कौन से नंबर पर दिखाई देता है। एक अनार और मुख्यमंत्री के 100 बीमार हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप निश्चित रूप से मानिएगा कि इंदौर शहर में आप अगर विकास की बात करेंगे तो नहीं करेंगे, आप इधर की बात करेंगे उधर की बात करेंगे। आज इंदौर शहर में जितनी सड़कें हैं वो बार बार क्यों खुदाई हो रही है? आप इंदौर शहर का ट्रैफिक देख लीजिए, शाम को 5 बजे बाद किसी भी व्यक्ति का निकलना मुश्किल हो गया है ना। आप राजवाड़ा चले जाइए, चारों तरफ से पूरे राजवाड़ा को खोद दिया है। भरे त्यौहार के बीच में पूरे राजवाड़ा को चारों, इनको यही नहीं मालूम है कि ड्रेनेज की लाइन कहाँ से और कौन सी जोड़ना है। बार बार सड़कें खोदते हैं, बार बार ड्रेनेज की लाइन डालते हैं, फिर बार बार सड़कें खोदते हैं, फिर नल की पाइपलाइन डालते हैं। तो ये सब धंधा कर रहे हैं। चलिए, विकास के नाम पर धंधा हो रहा है। ज्योति तोमर जी, आप महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही हैं, पार्षद रही हैं, क्या विकास, ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये सही है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 15 महीने इनकी जो सरकार बनी थी उसमें इन्होंने एक ही उद्योग चलाया था, उस उद्योग के अलावा इन्होंने क्या करा, क्या प्लानिंग करी है बताएं। और इनका मातृशक्ति का क्या सम्मान है ये बताएं। मैं आपको एक इन सब के सब भाइयों के सामने कहना चाहती हूँ, विशेष रूप से विवेक खंडेलवाल जी को, कि महिला मोर्चे की अध्यक्ष, उसके पास ये नकली फर्जी बन के जाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, घोष देते हैं और कहते हैं कि बहन हम आपसे मिलने आए हैं और आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहते हैं। मेरी बहन बेचारी बीमार थी तो वो बाहर आई कि हमारा पड़ोसी आया, हाथ जोड़ के हमारे यहाँ तो मेहमान का सम्मान किया जाता है। मेहमान का सम्मान में वो बाहर आई तो फर्जी रूप से इन्हें महिला के साथ धोखाबाजी करी और उसके हाथ इनकी नकली जो योजना वो की डंका पीटा है, उस नकली योजना का एक पत्रक लेके इनने फोटो कराया, जिसका मुझे FIR इनके खिलाफ कराना पड़ी। ये इनकी नीति और ये इनका विकास है। यहाँ पर महिला सम्मान की बात आई है जी। ये ये ज्योति तोमर जी, शायद जब भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति जाता है ना तो झूठा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति जाता है तो झूठा हो जाता है। इनकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, हम माननीय कमलनाथ जी के फॉर्म भराने एक एक घर गए, उनके निवास पे गए, उनके बेटे ने खुद ने फॉर्म भरा, उनके बेटे ने, और उनने खुद ने तारीफ करी उस चीज़ की। जब उन पर दबाव पड़ा भारतीय जनता पार्टी का कि आपको पद से हटा देंगे, तो वो जो महिला हैं वो सीधी हैं। वो सीधी होने के कारण इन लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया। और ये डिबेट मुझ पे नहीं है, ये डिबेट मुझ पे नहीं है, ये डिबेट मध्य प्रदेश के विकास पे और 2023 के चुनाव पे है। ज्योति तोमर जी ये डिबेट मेरे पे लाई, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुद्दों पर लौट आते हैं, हम मुद्दों पर लौट आते हैं। अनिल यादव, हाँ जी, शॉर्टकट। अभी भाजपा की मेरी बहन ने बात करी महिलाओं के सम्मान की। आपको पता है NCRB एक संस्था होती है जो केंद्र के अधीन होती है, उसकी रिपोर्ट है पूरे देश से 13 लाख महिलाएं लापता, इसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 4 छोटी बच्चों का, 5 महिलाओं का बलात्कार होता है। आप महिला हैं, आपके दिल में कहीं इसको उनको लेकर दर्द नहीं होता? अपनी पार्टी से आप सवाल नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों हो रहा है? ये NCRB रिपोर्ट, ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, सरकार की रिपोर्ट है। महिला, एक मिनट, मैं महिला हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की पार्षद है सीमा मालवी। सीमा मालवी जी, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है महिलाओं की मध्य प्रदेश में? आप महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं। अभी जो लुभावने वाले सपने दिखाए हैं भाजपा सरकार ने, इससे कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सपने 19 साल से क्यों नहीं दिखाए? महिलाओं को क्यों नहीं दिया आपने रोजगार? क्यों नहीं? लाडली बहना योजना का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है? हाँ, 100% हो रहा है। आज महिलाओं की जिनको ज़रूरत है, जो विधवा पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है, वो पेंशनें रोक दी गई है और लाडली लक्ष्मी बहना के पैसे दिए गए हैं। तो उन बहनों को जिनको ज़रूरत है उनको देना चाहिए। पेंशन रोक दी है अपने और लाडली बहनाओं के खातों में राशि भेज। इनको बताइए कि इनको इतना भी नहीं मालूम है, राजनीति कर रही है। 15 महीने की जब सरकार बनी थी ना, उसमें सबसे पहले महिलाओं की योजनाएं बंद करी। महिला की बात करते हैं और महिला को ही इन्होंने डाउन करने के लिए सारी योजनाओं पे
प्रतिबंध लगाए। और इनका भी जो प्रतिनिधि बन के चुनाव लड़ रहा जीतू पटवारी, बोले सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लाडली बहना बंद की जाएगी। चलिए, यहाँ पर युवाओं की भी बात हो रही है। यह युवा चेहरे हमारे साथ है। नयन, क्या लगता है मध्य प्रदेश में युवाओं का क्या है हाल और युवा दिल कहाँ धड़क रहा है? मध्य प्रदेश के युवाओं का दिल और देश के युवाओं का दिल एक ही तरफ धड़ रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के प्रत्याशी 5 साल में एक बार अपना बोरिया बिस्तर लेके आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हारते हैं और घर चले जाते हैं। बाकी 5 साल इनकी सरकार में इनका कोई नेता नहीं दिखता। और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ये पैसा कमाते हैं और 5 साल बाद आके अपने पैसा लुटाते हैं। क्योंकि शहर में जितना विकास हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुआ है देश प्रदेश में, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये सभी को ही पता है। ये युवाओं की बात आ रही है। अनिल यादव जी बहुत सीनियर नेता है मध्य प्रदेश के युवा, क्या वाकई में तरक्की कर रहे हैं? बहुत तरक्की कर रहे हैं मध्य प्रदेश के युवा। आप देख रहे हो इस देश के अंदर सरकार 10 साल होने आए बीजेपी की है ना। प्रदेश में सरकार 18 साल होने हैं, 19 साल होने हैं, है ना, बीजेपी की है। युवा लोग कहाँ हैं, किस स्थिति में? मोदी जी बोल रहे हैं पकौड़े तलो, पकौड़े तलो। देश का युवा आज शिक्षित युवा है, शिक्षित युवा आत्महत्या कर रहा। क्यों कर रहा? क्यों कर रहा? क्योंकि समझने की चीज़ है, ये बोलने की चीज़ है। हाँ, नहीं पकौड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों पकौड़े तलने की बात है। आशीष हार्डिया हैं, कार्य परिषद के सदस्य भी हैं, जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कुछ भी कहते हैं। जब युवाओं की बात आई थी, 2 मिनट आप तो बोलिए, आप बताइए। जब युवाओं की बात आई थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बैंड बजाने का कमलनाथ जी ने क्या कहा था कि बैंड बजाना है कि रोजगार है। फिर इसके बाद भेड़ बकरी चराएंगे तो वो रोजगार है। तो क्या भेड़ बकरी चराने के लिए पीएससी क्लियर करें? और ये जो बात बोल रहे हैं कि पीएससी की परीक्षा नहीं हुई, मैं याद दिला दूं, मेरा ही जूनियर विद्यार्थी परिषद का आज आईएएस क्लियर करा हुआ है, नाम है प्रदीप सिंह। कैसे हुआ पीएससी? दूसरी चीज, ये तो आप कहते हो, कहने वाले कुछ भी आरोप लगा दें, उससे कुछ नहीं होता। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है, पीएससी का रिजल्ट क्लियर हुआ, प्रदीप सिंह आज आईएएस बना है, उसको आईएएस कैडर मिला। जिलाध्यक्ष की बेटी कलेक्टर बनी है इसी साल दिसंबर में। अगर नहीं, वो यूपीएससी से, ना कि पीएससी से। और यूपीएससी के चलिए कुरैशी जी, एक सबसे ज्यादा सवाल है, लाडली लक्ष्मी योजना को तुम रोते फिरते हो। मैं उस पर एक चीज बताना चाहता हूँ, 40,000 एक महीना पे 3 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो 2 फोटो के लिए, सिर्फ फोटो लगाने के लिए 3 करोड़ का खर्चा। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, बहनों का अपमान कर रहे हैं, ये अपमान है, ये अपमान कर रहे हैं। मूल मुद्दे पर आते हैं। युवाओं की बात हो रही, किसानों की बात होगी, किसानों की बात हो रही, क्या कहें? देखो क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल में किसानों की जो हालत है वो बहुत दयनीय कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के रोजगार से लेकर हक उनके सारे छीन लिए गए। भारतीय जनता पार्टी किसानों की हित की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बर्बाद करने में पूरा योगदान रखा है। चाहे उनके डीजल की बात करें, डीजल बढ़ाए उनकी, चाहे जब सब्जियां, फल और जो भी चीज़ें आती है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि उनको बर्बादी की तरफ भारतीय जनता पार्टी भेजे। चाहे अपन दवाइयों की बात करें, दवाइयों की इतना महंगा हो गया है, आज किसान इतना परेशान हो गया पूरे प्रदेश के अंदर कि ना तो उसे सही प्रकार से बिजली मिल पाती है खेतों पे, 7 घंटे 6 घंटे बिजली जा रही है खेतों तक, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ 3 घंटे तक बिजली प्रदेश के अंदर दी जा रही है। तो किसान यूँ भी बहुत परेशान है, उनको किन्हीं भी चीज़ों के दाम नहीं मिल रहे। आज तक प्रदेश की सरकार ना तो गेहूं के दाम बढ़ा पा रही है और ना उनने दालों के भाव में बढ़ाने की कोई बढ़ोतरी करी। किसान आज बहुत ज़्यादा माइनस में जा चुका है। आपके नेता जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं? हमारे नेता जीतू पटवारी जी तो 3,000 कुंटल की मांग करी, जिसमें से माननीय कमलनाथ जी ने 2600 कुंटल की बात करी है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मैं इनसे सवाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से कि किसानों की जो बात करते हैं आप, किसानों की बात करते, जवानों की बात करते, युवाओं की बात करते, आप देखिए देश का जो जवान है वो भी परेशान है, युवा जो है वो भी परेशान है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और उसके बाद में जो किसान की बात करते हैं तो किसान अपने खेतों से खेती छोड़ने के अवसर
की तरफ बढ़ता जा रहा है कि हम खेती छोड़ के अब हमें कोई रोजगार करना पड़ेगा, मजदूरी करने के लिए किसान गाँवों से निकल के शहरों तक आ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। प्रदेश के कई स्तर के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी तक मात्र ना तो सोयाबीन का सर्वे हुआ है, इसी साल की बात कर रहा हूँ, ना सर्वे हुआ है ना। चलिए खेती को फायदे का धंधा बनाने का पार्टी आपका दावा करती है सरकार, क्या सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जो कर्जा है उस पर ब्याज 0% करेंगे। हमने 0% ब्याज पर आज हम लोन दे रहे हैं। फिर कांग्रेस ने पिछले चुनाव में गिनती गिनकर कहा कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक मिनट, मेरी पूरी बात कहने जी। मुख्यमंत्री ने सुनना पड़े, बात पूरी सुनना पड़े, बात पूरी सुनना पड़े, बात पूरी सुनना पड़े, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो। आप कांग्रेस के किसी स्तर के प्रवक्ता को बुलाया करो यार, चिल्लाने वाले लोगों को बुला लेते हो जिनमें मुद्दे पे बात करना। चलिए ये यहाँ पर शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। चलिए, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, मूल मुद्दों पर लौट आते हैं। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि आप जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को लेकर हमारे सियासतदार कितने संजीदा हैं, उसका नजारा और लाइव सीन आप देख रहे हैं। बहस की बजाय हम संवाद करें, संवाद में चीजें बाहर निकल कर आए। विवाद से कोई हल नहीं निकलता। पक्ष सुन लेते हैं, फिर आपका विपक्ष भी जान लेंगे। चलिए बताइए। देखिए, ये किसान के कर्जे की माफी की जो ये बात कर रही है कांग्रेस की सरकार, मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और जो छोटे किसान थे जिनका 40,000 45,000 कर्जा था, उसे इन्होंने लेटर जरूर पहुंचाया, किंतु उसको माफ नहीं किया। और जब उसको इन्होंने माफ नहीं किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए भर के उनकी नीलामी रुकाई। और नहीं तो ये किसानों के हितैषी 19 लाख किसानों की जमीनों पर नीलामी राजस्थान में हुई है, उसको क्यों नहीं रोक पाए? सच्चाई क्या है? अभी ये राजस्थान गए हैं, फिर ये देश में जाएंगे, फिर ये विदेश में जाएंगे। चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, बात राजस्थान, देश और विदेश की करेंगे, क्योंकि इनके पास यहाँ कर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब अपना पक्ष एक एक कर रखेंगे, सारी बातें रखेंगे तो जनता संवाद कर पाएगी, सुन पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको ये भी सुनाने समझाने की कोशिश करते हैं कि किस कदर जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों की राजनीति की आवश्यकता आज बहुत हद तक हमारे हिंदुस्तान देश को है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गांधी परिवार को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। आप कर लो। मम्मी है, सोनिया जिनकी मम्मी है। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर को घेर के अपनी जाने गंवाई है। आप 365 दिन से ज्यादा ऊपर किसानों बॉर्डर पे बैठे हुए थे। चलिए, अब मेरा ये कहना है कि जनता जनार्दन की सुन लेते हैं। आप तो नेता हैं, आपकी सुन ली, अब जरा जनता की बारी है, जरा सवाल ले लेंगे, सवाल ले लेंगे। हाँ चलिए, एक सवाल जवाब ले रहा हूँ। मेरा निवेदन है, हंगामा करा करना हमारा मकसद। इन्होंने कहा कि जवान हताशा में, निश्चित तौर पर इस देश का सैनिक हताशा में है, क्योंकि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है। जनता के जवाब यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपके पास? सवाल ले लेते हैं। हाँ सवाल। भैया ये लोग बोलते हैं कि नारी महिला का सम्मान करेंगे, तो कोई समय ये था कि सरोज चौहान दीदी थी, उनको जेल पे डाल दिया था, तो ये सारी महिलाएं उनके पक्ष में कभी खड़ी नहीं हुई। और चोरी, बेईमानी और नशा सबसे ज़्यादा चल रहा है इंदौर शहर में। नशा नए लोगों को, युवा लोगों को सिर्फ नशा ही सिखाया जा रहा है। नशे का धंधा करो, नशे का कारोबार करो, नशा बेचो और अपराध करो। और यहाँ पर महिला सम्मान की बात हुई। हमारे साथ दो महिला चेहरे हैं, महिला सम्मान की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में सही मायनों में महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है आपके राज्य में, शिवराज में? उसके बाद कमलनाथ सरकार की भी रिपोर्ट कार्ड लेंगे। जिस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम देखते थे, मेरे भाई ने अभी बताया, जो पुरुषों पे महिलाओं के आंकड़े, सबसे पहले हमने योजना बनाई और भ्रूण हत्या खत्म की है। और उससे
बेटियों का जन्म बढ़ा है। योजना बनाई है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां बनाई हमने। ये योजना बना के मजबूत नहीं किया तो क्या किया है? उस बेटी को जन्म लेने से, उसके पढ़ने से, उसकी दिनचर्या से लेके उसकी शादी तक और उसके अंतिम यात्रा तक की योजना बनाई। ऐसी सरकार ने महिला को सशक्त किया है। और आज 50% जो महिलाएं चुनाव लड़ रही है, मेरी बहन आज सीमा पार्षद बनी है वहाँ पे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की देन है, जिन्होंने 50% आरक्षण नगर निगम में दिया, तब पार्षद बनी है। महिला आरक्षण दिया है और महिला विकास की बात हो रही है। महिला, आप महिला हैं क्या? आप महिला हैं क्या? महिला से मैं जवाब ले लूं उसके बाद में। ये नारी सम्मान की बातें सुने भैया, जी बताइए। सुने ना, नारी सम्मान की बातें कर रहे हैं। आज बलात्कार में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। ये मैं आपसे मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में बलात्कार में नंबर 1 चल रहा है। ये नारियों का सम्मान है। जिन बेटियों को पढ़ाने की बात की जा रही है, उनके अपहरण हो रहे हैं। जिन बहन बेटियों के सिर्फ फॉर्म भरकर आप उनको लोभाने के लिए लाडली लक्ष्मी दिखा रहे हो, ऐसे लाडली लक्ष्मी नहीं बनती। उन भांजियों की रक्षा तो करो, उन बहनों की रक्षा तो करो, उनके लिए कुछ ऐसे उपाय तो करो जिनसे उनको रोजगार मिल सके। 1000 रुपए में किसका घर चलता है? चलो मान लिया इन्होंने 1000, अरे करोगे, करो। मेरी सुनो तो सही भैया, कर देना। लेकिन जब तुम आओगे तब तो कर पाओगे ना, अभी तो। चलिए, भविष्य की बात यहाँ पर हो रही है। मुद्दों पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर चुनाव पर आ रहे हैं, मुद्दों पर आ रहे हैं। इंदौर में कैसे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं? आप नंबर 2 से आते हैं। विधानसभा 2 में कांग्रेस पार्टी किस तरह से आपको लगता है मैदान में है? कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से, दमदारी के साथ काम कर रही है। और हमारे जो मुद्दे हैं वो मेन मुद्दे हैं, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, सरकारी स्कूल में सस्ती और अच्छी योजना एजुकेशन कैसे मिले, सरकारी हॉस्पिटलों में सस्ता और अच्छा इलाज कैसे मिले। हमें याद है कि 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय कम से कम 300 बेड का 700 करोड़ का हॉस्पिटल आया था। यही विधायक थे, इनका ही महापौर था, इनका ही मुख्यमंत्री था। उसके बावजूद वो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ से चला गया। ऐसा क्या कारण है कि हमारी सोच नहीं थी? रही, मैं आपको थोड़ी देर पहले आप महिलाओं की बात कर रहे थे, मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान देना चाहता हूँ। हमारे MTH कंपाउंड का कुछ दिन पहले मुद्दा उठा था। यहाँ ये कहते हैं कि हत्याएं नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ भ्रूण हत्याएं एक दिन में 15 हुई हैं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे वहाँ महिला जो माँ बनने से पहले ही मर जाती है, इसका सबसे बड़ा आकलन मतलब कम से 73% है। ऐसा क्या कारण है? क्यों हम ध्यान नहीं दे पा रहे महिलाओं पे? सबसे ज़्यादा माँ की मौत क्यों हो रही है? बच्चे समय के पहले जन्म लेने से मरे जा रहे हैं। इसमें टोटल लापरवाही है। MTH में इसके मुद्दे अभी कुछ ही 20 दिन पहले 25 दिन पहले उठाए गए। 2 नंबर का चुनाव कैसा चल रहा है? जीतू यादव जी, उन्होंने तो कांग्रेस का पक्ष रखा। देखिए, 2 नंबर चुनाव में जो हमारे विधायक जी जिनको उम्मीदवार बनाया है बीजेपी से, रमेश मेंदोला जी, उनके आगे कोई टक्कर की तो कोई बात ही नहीं है। एक तरफा वहाँ चुनाव, पूरे आप मीडिया को भी मालूम है, पूरे देश में सबको मालूम है। और रही बात विकास के मुद्दों की कि 2 नंबर में क्या हो रहा था, 2 नंबर में सबसे बड़े हॉस्पिटल 2 नंबर में है। अभी जो हमारा 750 बेड का हॉस्पिटल था, कहाँ है? केंद्रीय मंत्री आए, उनसे आदरणीय विधायक जी ने निवेदन करा कि आयुष्मान कार्ड भी वहाँ चले और आयुष्मान का लाभ भी उस हॉस्पिटल को सबको मिले। वो सरकारी लाभ भी मिला। आज सारे बड़े नर्सिंग कॉलेज 2 नंबर में, सरकारी बड़े कॉलेज 2 नंबर में, सरकारी बड़े कॉलेज 2 नंबर में, सारे बड़े माल 2 नंबर में, सारे बड़े। देखिए, सरापे के बाद अगर सबसे बड़ा कोई सोने चांदी का व्यापार कहीं हो रहा है, वो भी 2 नंबर में। वहाँ हर आदमी सुरक्षित होकर अपना व्यापार व्यवसाय कर रहा है। और लूटमार शायद इनको ही दिखती, बाकी लोगों को नहीं दिखती। मैं अभी भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप चले जाएं, सारे बाजार खुले हैं। जितनी भीड़ आपको राजवाड़े में मिलेगी, उतनी पाटनीपुरा से लेके विजयनगर तक मिलेगी, और विजयनगर से लेके नंदानगर से लेके कुलकर्णी नगर तक मिलेगी। वहाँ अपना व्यापार व्यवसाय आदमी निसंकोच होकर कर रहा है। बस कांग्रेस को कोई मुद्दे आते नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ मिल मजदूरों को अनशन बोलना आता है, उनका अपमान करना आता है, यही आता है। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है। प्रत्यारोप से दूर चलते हैं, क्या मुद्दा आपके पास है? किस तरह से आप देखते हैं? कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने की, उस समय सज्जन सिंह वर्मा PWD मंत्री थे। उन्होंने LIG चौराहे से पलासिया तक एलिवेटेड ब्रिज निर्माण की योजना लाए थे। वो योजना तैयार हुई थी और उसका निर्माण चालू होने वाला था, और उस बीच सरकार, खरीदी हुई सरकार के थोपे हुए मुख्यमंत्री ने उसको एलिवेटेड ब्रिज को खत्म कर दिया। आज आपका ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर आप देख लो,
100 मीटर की दूरी पे आप देख लो कितना जाम लगा हुआ है। चलिए ट्रैफिक जाम है क्या शहर में? जाम शहर में जाम लगने का कारण ये कि हर तरफ विकास की नदी बही हुई है। आप जहाँ देखोगे वहाँ विकास का काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, हर चीज़ का काम हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम है। इनकी तरफ से सबसे बड़ा किसानों को बहलाने फुसलाने वाला काम था 2 लाख की कर्ज माफी। इनके नेता ने खड़े होकर उंगली पे 10 दिन गिनाए थे कि 10 दिन में कर्ज माफी नहीं होगी तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री से हटाएंगे। वो इनका वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करा 18 महीने बाद। इन्होंने क्या करा? 18 महीने की सरकार क्या बताएंगे? ये सरकार पर आरोप प्रत्यारोप हम यहाँ रोकते हैं। सरकार पर आरोप प्रत्यारोप हम यहाँ रोकते हैं। पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप हम यही रोकते हैं। पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप यही रोकते हैं और एक क्रॉस फायर राउंड खेलते हैं। आपकी आवाज नहीं जाएगी, आप जितना चिल्ला लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक क्रॉस फायर राउंड खेल रहे हैं जिसमें नंबर 1 विधानसभा से 9 विधानसभा सीटों पर कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी का जीतेगा, उस पर आप अपना एक लाइन में टिप्पणी रखिए। शुरुआत करते हैं विधानसभा नंबर 1 से, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं संजय शुक्ला। कितने मजबूत है संजय शुक्ला आपकी नजर में कुरैशी जी? मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह ये 5 साल तक लोगों की सेवा करी, भंडारे और सारे धार्मिक प्रोग्राम करवाए। उसके साथ में 5 साल से ये जो भैया वहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे कील भी नहीं लगाई उन्होंने। मगर वो जिस तरह से गुंडे बदमाशों की फौज वहाँ पे गई है, संजय का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संजय आप में सक्षम है, बड़े बाप का बेटा है और संजय वहाँ जीतेगा, ये हमारी भाजपा के संजय शुक्ला जीत रहे हैं, ये तो कह रहे हैं। संजय शुक्ला जी की 5 साल में संजय शुक्ला जी की उस विधानसभा में एक भी उपलब्धि नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं बस यही कहते हैं, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं भैया हूँ। अरे भैया, कैलाश जी भाई बेटे हैं, इस मध्य प्रदेश के बेटे हैं कैलाश जी। वो कैलाश जी ने जितना विकास किया है, संजय शुक्ला जी ने उसका 1% में विकास विधानसभा 1 में नहीं करा है। 5 साल में। यहाँ पर संजय शुक्ला बनाम कैलाश विजयवर्गीय का ये चुनावी संग्राम, कैलाश विजयवर्गीय क्या जीतेंगे, संजय शुक्ला को हरा पाएंगे? देखिए, मेरा आपसे निवेदन है इस चैनल के माध्यम से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये भाजपा जीत गई। राऊ, सांवेर, महू हम 9 जीत रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस अभी थोड़ी देर बाद कांग्रेस थोड़ी देर बाद कैलाश जी और रमेश जी पे एक आरोप लगाएगी कि ये भोजन भंडारे करते हैं। इनको कैलाश जी रमेश जी के भोजन भंडारों से तकलीफ नहीं है, इनको कथा भागवत और धर्म से तकलीफ है। ये सनातन के शत्रु हैं, ये हिंदू धर्म के शत्रु हैं, ये राम के विरोधी हैं, ये कृष्ण के विरोधी हैं, ये हिंदुत्व के विरोधी हैं, ये सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। इसलिए इनको भोजन भंडारे से तकलीफ है, क्योंकि भोजन भंडारे वही होते ना जहाँ कथा होती है, जहाँ भागवत होती है, जहाँ धर्म की बात होती है। इसलिए इनको भोजन से तकलीफ है। और दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर का विकास पुरुष है। इंदौर में जो आज हम देख रहे हैं ना विकास, इसकी नींव कैलाश जी ने रखी। और ये जितनी बातें चिल्ला रही हैं वो सब कोर्ट से दोष मुक्त हैं। और दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय ऐसा नेता है जो 4 नंबर में गया, वहां से जीत के आए, 2 में लड़े, वहां से जीते, 3 उनका बेटा लड़ा, वो जीते, महू लड़े, वहां जीते, हरियाणा गए, वहां भाजपा को जिताया। मुझे लगता है कि कैलाश ये पूछ रहे पश्चिम बंगाल में क्या? अरे 280 पे कर्नाटक। देखिए, मेरा इन सब कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है, हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई व्यापारी फ्रॉड हो जाता है, जब वो दिवालिया हो जाता है, तो वो अपनी फर्म का नाम बदल देता है। ऐसे ही कांग्रेस दिवालिया और फ्रॉड हो गई है, इसलिए ये यूपीएससी घमंडिया पे आ गए। इन्होंने अपनी फर्म का नाम बदला। जिस आप पार्टी से ये दिल्ली में लड़ते हैं उससे यहाँ गठबंधन करते हैं और अखिलेश इनको भगा रहे हैं, अखिलेश को गले लगा रहे हैं। हमारे पास राष्ट्रीय नेता हैं, हम उनको बुला रहे हैं, ये पप्पू और पिंकी को बुला रहे हैं। यहाँ पर फिर मूल मुद्दों से भटके हैं और 1 नंबर में चुनावी टक्कर बरकरार है। संजय शुक्ला का पक्ष भी सुन लिया और भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष सुन लिया। अब बारी है विधानसभा नंबर 2 की, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चिंटू चौक से और बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश मेंदोला। चिंटू चौक से एक लाइन में क्यों जीतेंगे चिंटू चौक से, राजू भदौरिया जी आप बताएं। चिंटू भाई वो नेता हैं जिन्होंने 15 साल में अपनी जनता के लाडले बेटे हैं। घर घर जाके एक एक व्यक्ति का रोड, पानी, ड्रेनेज, सड़क, लाइट के
सारे काम एक परिवार बना रखा चिंटू भाई ने, और परिवार के बेटे होने के साथ 15 साल में भाजपा के पास एक कैंडिडेट नहीं बचा जो चिंटू भाई के सामने पार्षद का चुनाव लड़ सके। इसी कारण है कि आज 2 नंबर विधानसभा में चिंटू भाई के साथ साथ जब चिंटू भाई ने बागडोर संभाली तो हम 4 पार्षद हैं, और चारों इतने मजबूत हैं जिनके पास कैंडिडेट नहीं बचे हैं। रही बात पिछले 15 साल से रमेश जी विधायक हैं, उसके बावजूद भी गंदा पानी नंदानगर झेल रहा है, ड्रेनेज की समस्या नंदानगर झेल रहा है, स्कूलों में 2 वार्ड में 1 टंकी है, पानी की समस्या है, टैंकरों पे भरोसे टैंकर पानी चल रहा है। तो चिंटू चौक से जीतेंगे समस्याओं 100% जीतेंगे। चलिए जीतू यादव जी क्या कहेंगे, चिंटू चौक से तमाम चुनौतियों को पार कर रहे हैं और क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक बात पार्षद जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का काम ये ईमानदारी से करते हैं क्या? इसके पहले चिंटू चौक से जी उनके वार्ड से करीब 6-6.5 हज़ार से हारे थे जब मोहन सेंगर जी उम्मीदवार थे। उसके पहले भी जब चिंटू चौक से जी वहाँ से पार्षद थे तब भी वो अपना वार्ड हारे थे। और मैं मीडिया के माध्यम से और एमपी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी भी वो 22 भी हारेंगे, 21 भी हारेंगे और 20 भी हारेंगे। और जिस पे घमंड कर रहा है, अरे मेरे वार्ड, मैं नेतागिरी करना छोड़ दूंगा, मैं नेतागिरी करना छोड़ दूंगा अगर मैं मेरा वार्ड हार गया तो। अगर आप तो अपना वार्ड बचा लेना, एक वार्ड। और देखिए, रमेश दादा अपने आप में वो व्यक्ति है जो लोगों के दुख सुख में हर वर्ग, करीब 50 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। इनके जमानत के लाले पड़े रहते हैं, इनके पास इनके कार्यकर्ता नहीं है। अरे सारे शेर देखे मैंने, सारे, अरे ऐसे सारे शेर देखे मैंने। सर रमेश, ये सुनाने नहीं लगे। रमेश जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि औरत है ना बच्चा, आदमी एकदम सच्चा। विधानसभा छोटी सी बात है मेरी बात। एक छोटा सा शेर है कि एक गांव में एक बाढ़ आई थी। बाढ़ में एक मेंढक था, वो मेंढक को आके बिच्छू बोलता है कि गांव में बाढ़ आई हुई है, ये नदी अपने को पार करना है। अब जब वो नदी पार करने के लिए बिच्छू बोलता नहीं मैं तेरे को नहीं बिठाऊंगा, तो बोले बेटा नहीं बैठूंगा। तो जैसे ही बिच्छू बोलता है कि बैठ जा, मैं भी, तू ही पार हो जाएगा, मैं भी पार हो जाऊँ। जैसे आधा नदी आती है, बिच्छू खट करके उसको डंक मार देता है मेंढक को। तो मेंढक जब मरने लगता है तो उससे एक बात पूछता है कि यार तेरे को तो मैं नदी पार कराने ले जा रही था, फिर तूने ऐसा क्यों करा? तो वो एक बात बोलता है, ये तो मेरा नेचर है, ये इनका नेचर है। चलिए, यहाँ पर बात निकली है चुनाव से और बिच्छू तक जा पहुंची है। अगली विधानसभा नंबर 3 है, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दीपक पिंटू जोशी और बीजेपी के उम्मीदवार हैं राकेश गोलू शुक्ला। ये घमासान कितना जोरदार है, क्योंकि इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में ये सबसे छोटी विधानसभा है। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे विवेक खंडेलवाल और बीजेपी से नयन दुबे। विवेक जी, क्या पिंटू जोशी जीत रहे हैं और क्या आपका दावा है विधानसभा नंबर 3 को लेकर? क्या वादा, क्या इरादा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को प्रयोगशाला बना रखी है। ऐसी प्रयोगशाला जिसमें हर बार जिसमें हर बार नया प्रत्याशी लाया जाता है। कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। वहाँ पे कार्यकर्ता नहीं मिलता है, वहाँ पे कभी कार्यकर्ता नहीं मिलता है। और वो कार्यकर्ता इसलिए नहीं मिलता है कि सुमित मिश्रा का दर्द है जो बार बार झलकता है, बार बार टिकट मिलता है, बार बार टिकट मांगता है और बार बार पार्टी इसको एक मीडिया पैनलिस्ट बनाकर चौराहों पे खड़ा करने के लिए भाई को छोड़ देती है। मेरे को इस बात की भी तकलीफ है कि मेरा भाई सुमित मिश्रा, इससे पहले स्वर्गीय उमेश शर्मा जी भी थे, है ना, स्वर्गीय उमेश शर्मा जी, आकाश विजयवर्गीय जी आ गए, अब वो हट गए, अब फिर गोलू भाई आ गए। 3000 करोड़ के काम करे हैं, आकाश जी कहते हैं। दूरबीन लेके ढूंढना, मैं इंदौर शहर की जनता से निवेदन करूंगा, भाई सुमित मिश्रा से ही मिलूंगा, दूरबीन लेके ढूंढना 3000 करोड़ के काम कितने होते हैं और कैसे होते हैं और किस तरीके से होते हैं। अगर 3000 करोड़ का काम विधानसभा 3 में होते तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदली हुई होती। आज विधानसभा 3 के अंदर सबसे बड़ा व्यापारिक इलाका है जो सबसे ज़्यादा कर देता है इंदौर शहर को, नगर निगम को सबसे ज़्यादा घर विधानसभा 3 देता है। राजवाड़ा, सराफा, कपड़ा मार्केट। जीत रहे हैं क्या पिंटू जोशी? जीत रहे हैं तो सुन लीजिए, पिंटू जोशी पूरी बात सुन लीजिए। पिंटू जोशी जीतेगा क्यों? क्योंकि भले को जिताने में ही भलाई है और वो भला आदमी है। इंदौर शहर के घर घर में गया हुआ है। गोलू भाई 3 नंबर के अंदर, गोलू भाई 3 नंबर में कुछ भी नहीं है उनका। ये सुमित मिश्रा की तकलीफ है, बार बार पीड़ा होती है। जब 3 नंबर का नाम आएगा सुमित मिश्रा 3 फुट ऊपर उछलेगा, 3 फुट ऊपर उछलेगा। ये राजनीति है और इस राजनीति में मनोरंजन का तड़का भी है। बीजेपी का पक्ष रखेंगे नयन दुबे। नयन जी, क्या राकेश गोलू शुक्ला जीतेंगे? आपको लगता है बीजेपी 3 नंबर फतेह करेगी? गोलू शुक्ला जी 100% जीतेंगे 3 नंबर विधानसभा से।
क्योंकि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं को विकास नहीं दिखता है। कहते हैं कि दूरबीन से भी देखेंगे तो हमको विकास दिखेगा। अरे दूरबीन लगा के देखना व्यवस्थित, आपको हर जगह विकास दिखेगा। अभी थोड़ी देर पहले बोलते कि राजवाड़ा के आसपास विकास कार्य चल रहा है, ट्रैफिक की समस्या है, तो कहीं ना कहीं विकास कार्य हो रहा है। इसलिए हो रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सनातनी योद्धा को खड़ा करा है और वो सनातनी व्यक्ति, भोले बाबा की कावड़ उठाने वाला व्यक्ति इस बार भारी मतों से जीते होगा। जिस प्रकार आकाश जी ने 3000 करोड़ के विकास कार्य किए हैं, उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाकर उन विकास कार्यों को तीव्र गति से और आगे करने का काम आदरणीय गोलू शुक्ला जी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए अब यहाँ पर बहुत सारे हमने सवालात लिए हैं, जनता का पक्ष जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ सवाल हैं जो कि जनता जनार्दन की तरफ से भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक नंबर में हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि संजय शुक्ला जी वहाँ के बेटे हैं और उनने बहुत विकास किया और बहुत सारा काम किया। मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले 2 बोरिंग मशीन खुद की खरीद के खड़ी कर दी थी कि 600 बोरिंग करवाऊंगा, और 600 बोरिंग में 6 बोरिंग करवाए, उन्हें मोटर नहीं डली, अभी तक गड्ढे ही पड़े हैं। और अभी के उनके वचन पत्र में भी लिखा है कि पिछले साल जो बोरिंगें करवाई उनमें मोटर नहीं है, चुनाव के बाद डलवाएंगे। जब चुनाव के पहले मोटर नहीं डलवाई तो चुनाव के बाद क्या डलवाएंगे? पिछले वादे ही नहीं पूरे हुए, तो अब नए वादे कब पूरे करेंगे? ये विकास के नाम पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ और गड्ढे करवा के छोड़ दिए, और आम जनता को बोलते हैं कि आप अपने पैसे से। चलिए, ये गुस्सा भी है, यहाँ पर एंगर भी है, आक्रोश भी है। विधानसभा नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जहां से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है राजा मांधवानी को और बीजेपी से परंपरागत चेहरा मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ है। 4 नंबर के क्या है हाल, क्या लगता है जीत पाएगी कांग्रेस? 4 नंबर कांग्रेस बेधड़क जीत रही है, क्योंकि पूरे देश में इनके खिलाफ ये अडवाणी जी कहाँ हैं, मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं, ये सब लोगों को भगा के ये उन्हीं की क्या देन है तो कहाँ भगा दिया उनको। मैं 4 नंबर पे बात करना चाहता हूँ। 4 नंबर में पहली मर्तबा ऐसा चेहरा दिया है, दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी भीड़ पहली मर्तबा 33 साल में हुआ है, और दमखम से वो राजा मांधवानी चुनाव लड़ रहे हैं, मैनेजमेंट शानदार कर रहे हैं, और मैं आपको पहले से ही जीत की बधाई दे रहा हूँ। 4 नंबर में क्या है सूरत हाल, क्या मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ रिकॉर्ड बनाएंगे? और 4 नंबर विधानसभा भाजपा की अयोध्या है, इसको कोई ढहा नहीं सकता, और ये इसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो जाए। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि 17 नवंबर को जो ईवीएम मशीनों में जनमत कैद होगा वो कैसे 3 दिसंबर को निकलकर बाहर आता है। विधानसभा नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सत्यनारायण पटेल और बीजेपी से एक बार फिर महेंद्र हाडिया चुनाव लड़ रहे हैं। कपिल सिसोदिया जी क्या कहेंगे, 5 नंबर में क्या है कांग्रेस का? देखिए, 5 नंबर का हाल ये है कि इस बार सत्यनारायण पटेल जी कम से कम 10,000 वोटों से जीत रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पिछली बार उनको मात्र 10 दिन का समय था और 1100 वोट से मात्र हारे थे। इस बार पिछले 5 सालों में सत्यनारायण पटेल जी घर घर तक पहुँचे हैं। बड़े बड़े आयोजन, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो या जया किशोर जी की कथा हो, उन्होंने घर घर पहुँचने की कोशिश की है, शिव भक्त के नाम पर पहुँचे हैं, और इस बार 101% 11,000 वोटों से सत्यनारायण पटेल जी जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 11,000 वोटों से सत्यनारायण पटेल जीत रहे हैं विधानसभा 5 में। क्या महेंद्र हाडिया ये किला ढहा पाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम मारेंगे पंच, तो पंच। अब रही बात मेरा भाई जो बोल रहा है उसकी, तो वो घर घर गए हैं और घर घर ही जाते रहेंगे, और अब उनका जो घर है बिचौली मर्दा, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। और अब तो बताइए, वो सुनिए, आप पूरी बात तो सुनिए। अब उनका जो घर है बिचौली मर्दाना, अब सत्तू भैया का परमानेंट आराम होने वाला है, क्योंकि अब तो कांग्रेस भी समझ गई कि हरले को कब तक टिकट दे, जब देते हैं जब हार जाता है, जब देते हैं जब हार जाता है। तो अब इनका समय हो गया है। अब अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी टिकट है, दे दे, इस बार और लड़ा दो, घर चले जाऊंगा, अब नहीं मांगूंगा कभी। जीत रहे बाबा 20,000 वोटों से जीतेगा और कांग्रेस को घर भेजेंगे। हमने सुनिए महेंद्र जी, हमने विकास किया है। हमने 20 साल में उस विधानसभा की क्या हालत करी थी सत्यनारायण पटेल का 1998 से 2003 तक का। एक मिनट, कांग्रेस को 5 साल सत्तू पटेल को हमने देखा है। आप तो बताइए, महेंद्र हाडिया की रोड जीतेगी बनाई। जब सत्तू पटेल 5 साल वहां कांग्रेस के विधायक थे तो कीचड़ था, उन रोडों को हमने बताई, और वो जनता आज कह रही है कि सत्तू नहीं महेंद्र बाबा चाहिए, क्योंकि काम किया है, विकास किया है। विकास के आधार पर
5 नंबर का फैसला अब आने वाले दिनों में जनता जनार्दन करेगी, लेकिन राजनीतिक दलों के नुमाइंदे अपनी अपनी बात अपने अपने अंदाज में कह रहे हैं। अब बारी है विधानसभा राऊ की, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जीतू पटवारी और भारतीय जनता पार्टी ने मधु वर्मा को मैदान में उतारा है। राऊ की सियासी क्या है कहानी, क्या जीतू पटवारी फिर जीत दर्ज कराएंगे? जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के शेर हैं और शेर हमेशा 3 बार जो जीत के आया है, चौथी बार फिर जीतेगा और एक ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा। अरे भैया बब्बर शेर दिखाई दे रहे हैं बूढ़। अरे पिताजी को आपने मैदान में उतारा है। हमारे जीतू भैया बेटे हैं राऊ विधानसभा के और वो जीत कर आएंगे और ऐतिहासिक जीत जीतेंगे। क्यों जीतेंगे जीतू पटवारी? क्यों? देखो जीतू पटवारी जी किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे के माध्यम से किसान उनको गांव के जो लोग हैं वो जिताएंगे। दूसरी बात है मधु वर्मा जी जो हैं वो एक हमारे 73 साल के दादाजी हैं और इस बार दादाजी घर जाने वाले आराम करेंगे और दादाजी को आराम करना चाहिए। वो बेटे काम करेंगे, वो पूरे प्रदेश में हर मुद्दों पे बात उठाते हैं, हर बात उठाते हैं। तुम्हारी और हमारी सबकी भलाई की बात करी थी और तुम्हारी और हमारी भलाई के लिए ही लड़ी रहा है और हर जगह तुम्हारा लिए ही लड़ी रहा है और तुम्हारा रोजगार। बुधनी से अच्छी विधानसभा राऊ है और राव का जो डेवलपमेंट है, राव आप इंदौर की क्या 2 नंबर विधानसभा उठा लो, 3 नंबर उठा लो, 4 नंबर उठा लो, सब विधानसभा से अच्छी विधानसभा बना के दिया है और बुधनी से अच्छी विकसित विधानसभा राव विधानसभा और राव विधानसभा में 10 साल के अंदर हर क्षेत्र में काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र जुमलेबाजी करी है और जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं करते और इस बार दादाजी घर जाने वाले हैं। जीतू पटवारी जीतेंगे, कांग्रेस का दावा है। आशीष हाडिया जी, मधु भैया क्या जीत का कमल खिला पाएंगे? सब कुछ पाल लो लेकिन मुगालते नहीं पालना। मुगालते में चुनाव लड़ने वाले घर ही जाते हैं। दम फायर जो आदमी है ना, जैसे मैं सीढ़ी से साइकिल से सब पे चढ़ जाऊंगा, ये कर लूंगा, चुनाव धरातल पे लड़ा जाता है। अब ये उम्र की बात करते हैं, कमलनाथ की उम्र 1 साल मधु वर्मा जी से ज्यादा है, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे ये। दूसरा पॉइंट, किसानों की बात करते हैं। जब पाला पड़ता था तो जीतू पटवारी भोपाल रहते थे, मधु वर्मा किसान के साथ रहते थे। तीसरी चीज, जब फसल बीमा की बात आती थी, कोरोना की बात आती थी, जब घर घर लेकर के इस उम्र में अगर इनका प्रत्याशी अगर युवा होता तो घर नहीं बैठा होता, वो निकले युवा की तरह और जिता के दिखाए। और अभी भी देखो आप, अभी निगम चुनाव हुए, 30,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी ने महापौर जी को जिताया है। यही राव की तासीर है, दिखने लगा है और फर्क दिख रहा है। अभी तीसरी चीज, अभी अगर जिस तरीके की एक्टिंग हमारे विधायक करते हैं, पॉलिटिकल एक्टर के नाम से प्रचलित हो चुके पूरे देश में कि मधु भैया जी 100% जीत रहे। 30,000 वोटों से मधु वर्मा जी विधान क्यों जीत? क्योंकि हम विकास पुरुष है, एक सिंपैथी है और माहौल है। तो कहाँ थे कोरोना में? भाग गए थे कोरोना में। अभी भी अरे आपने क्या करा है सबको पता है। मैं 27 ब्रिज आज भी टेलीस्कोप से ढूंढ रहा हूँ। घर घर राशन 27 माता बहनों को। अरे इनने 27। देखिए यहाँ पर अंतहीन बहस है, टक्कर बड़ी जोरदार है और मधु वर्मा बनाम जीतू पटवारी का ये चुनावी संग्राम बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा है। जनता जनार्दन को फैसला सुनाना है। 17 नवंबर को जनमत ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा, जो 3 दिसंबर को निकल कर आएगा। दावे दोनों ही दलों के आपने सुन लिए हैं, फैसला आपके पास है जो कि बाहर आएगा भविष्य के गर्त में। आगे बढ़ते हैं, देपालपुर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जहां से कांग्रेस ने विशाल पटेल और बीजेपी ने मनोज पटेल को मैदान में उतारा है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि राजेंद्र चौधरी भी मैदान में है। क्या है देपालपुर का चुनावी हाल? सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से विशाल पटेल चुनाव मैदान में है। राजू भदौरिया जी, क्या विशाल पटेल चुनाव जीत रहे हैं? बाकायदा विशाल पटेल चुनाव जीतेंगे, क्योंकि सामने वाला जो कैंडिडेट है उसका मोबाइल ही नहीं चालू रहता है, कभी मोबाइल बंद ही रहता है हमेशा। तो वो जनता की सेवा क्या करेगा? मोबाइल पे चुनाव होते हैं, जनता की सुनवाई मोबाइल पे होती है और मोबाइल पे बात होती है। और रही कुछ ही बात, वहाँ पर एक ऑलरेडी इनके परिवार में विरोध चल रहा है जो इनके बहुत सारे वोट खत्म कर देगा। विशाल पटेल की तय है जीत, 100% विशाल पटेल जीतेंगे, ये भाजपा ने सुनिश्चित मान लिया है। भाजपा से मनोज पटेल हैं। सुमित जी, क्या जीत रहे हैं मनोज पटेल? मैं जी, आज सूरज निकला था कि नहीं? निकला था ना। सूरज रोज निकलता है। यदि कांग्रेस के मित्रों ये कहें कि आज सूरज निकला ही नहीं, इंदौर में विकास हुआ ही नहीं, देपालपुर में ऐसा कहा जाता था
कि लोग अगर देपालपुर का नाम ले लें तो खाना नसीब नहीं होता है। आज उस देपालपुर में 24 अवतार मंदिर को एक तीर्थ बनाकर आज वहाँ की हमारे यहाँ की महिलाओं की किटी पार्टियां हो रही हैं। आज वहाँ पर गंभीर और नर्मदा का संगम हो रहा है। आज वहाँ पर IT पार्क आ रहा है, वहाँ पर सुपर कॉरिडोर इनको नहीं दिखलाई दे रहा है, वहाँ पर पित्रेश्वर हनुमान उनको नहीं दिखलाई दे रहा है, वहाँ पर तहसील को हथौद को तहसील बनाया। विशाल पटेल जी ने इनके खुद के 5 नंबर के प्रत्याशी के साथ क्या किया था? 5 नंबर का वीडियो देखिए, ये नेताओं की नुरा किश्ती है जो कि ये बता रही है कि चुनाव में जोरदार टक्कर है। राजेंद्र चौधरी ने मैदान में कूदकर दोनों ही सियासी दलों को यहाँ पर कंफ्यूजन में डाल दिया है और देपालपुर की चुनावी कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस से विशाल पटेल, बीजेपी से मनोज पटेल और मैदान में कूद गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी। मुकाबला बहुत जोरदार है। आने वाले कल में देपालपुर का कितना दम सामने आएगा, ये इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मऊ विधानसभा सीट की, जहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है रामकिशोर शुक्ला को और बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है उषा ठाकुर को। महू का यह मुकाबला दिलचस्प इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के बागी अंतर सिंह दरबार भी निर्दलीय मैदान में हैं। क्या हाल है महू के? क्या रामकिशोर शुक्ला जीत रहे हैं या अंतर सिंह दरबार टेंशन? 1000% जीत रहे हैं। भैया जी इनको बहुत नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पर। और महू के बारे में आपको एक बात बता दूं आपको, भैया जी जीतने की सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इतना फेमस है वहाँ पर भैया जी के नाम से। और उसने नहीं, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। जीतने की सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, 1,000 कारें लेके मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा बीजेपी में जो गलती से चले गए थे वापस आ गए। और बीजेपी वाले खुद 1,000, 200, 500 कारें लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का इससे बड़ा इतिहास क्या हो सकता है कि हजारों कार्यकर्ता छोड़ के बीजेपी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इतिहास इंदौर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इतिहास, एक आश्चर्य की बात है कि शिवराज जी को बाहर कर दिया, कमलनाथ जी जीत रहे हैं। रामकिशोर शुक्ला जीत रहे मऊ से, डंके की चोट पर जीत रहे। चलिए, डंके की चोट पे जीत रहे हैं रामकिशोर शुक्ला, लेकिन बीजेपी से मैदान में है उषा ठाकुर। क्या वाकई में महू से उषा ठाकुर कहीं क्या जाम लगा हुआ था? क्या कहीं जाम लगा हुआ था? रिकॉर्डिंग ये इनको ही क्यों दिख रही कारें इतनी सारी जा रही है? और बीजेपी की जा रही है, अच्छी बात है। देखो हमारा इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, बीजेपी के पास लोगों के पास इतनी भीड़ है, इतने कार्यकर्ता, इतने लोग हैं, इतने आम जनता बीजेपी के पास है। देखिए, कोई पैसा नहीं है, आम जनता का अपमान है ये बात कहना कि पैसे से खरीदी हुई भीड़ है। लोग अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इनके एक विधायक के बराबर है। मऊ में उषा ठाकुर जीत रही है। उषा दीदी ने पिछली बार भी वो तो संत और कांग्रेस का अंत किया था और अभी भी अंत करेगी। और वो बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता है, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो तो वैसे ही सामाजिक महिला है और घर घर जाती है। और उनका जो प्रत्याशी है ना, उसी प्रत्याशी ने को जन आक्रोश रैली में जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उन्हें भगा दिया था उस यात्रा में। निर्दलीय टेंशन तो नहीं बढ़ाएंगे अंतर सिंह दरबार? बिल्कुल बढ़ाएंगे और ये जीत ही नहीं सकते। ये कांग्रेस के वोट बोल रहे हैं, कांग्रेस वो खत्म हो चुकी है। चलिए, महू का मुकाबला बहुत दिलचस्प है, बहुत जोरदार है। आखिर में जाते जाते बात होगी सांवेर की। सांवेर के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस से रीना बोरासी सेतिया है उम्मीदवार। हमारी मात्र शक्ति सांवेर में है और वो शेरनी की तरह काम कर रही है। वो एक मंत्री को चुनौती दे रहे, अरे भैया करप्शन करके आप लोगों ने उसको अपनी पार्टी करे। अरे कहाँ से विजय घोषित है? अरे आप जरा तुलसी भैया से पूछो तो सही कि घर घर घुटनों में क्यों लेट रहे? अरे ठीक है ना, आपको वही यही तो कांग्रेस की देन है कि नारियों को आगे बढ़ाती है। यही तो कांग्रेस की देन है। पहले सुनिए ना, रीना बोरासी जीत रही है। आप तो बिल्कुल 100% जीत रही है। एक नारी को आगे बढ़ाना कांग्रेस पार्टी ने ही सिखाया है। आप जैसी घोषणाएं नहीं करते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया, लेकिन महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है। चलिए, यहाँ पर सांवेर में तुलसीराम सिलावट हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, क्या कहेंगे? नैना, इतिहास में पहली बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में दिखाया। तुलसी सिलावट ही 54,000 मतों से उपचुनाव में विजयी हुए थे
और वही लीड आप 75,000 और 1 लाख तक दिखोगे, क्योंकि उनके द्वारा विकास किया हुआ है। मंत्री रहते हुए सब दूर जाके विकास किया। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी रीना बोरासी जी, उनको खुद उनके पिताजी खुद हराने में लगे हुए हैं। उनके पिताजी खुद नहीं चाहते थे वो टिकट, उनके पिताजी भाई जो पूर्व विधायक रहे हैं वो खुद हराने में लगे। इसलिए तिलसु सिलावट जी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और इस बार 75,000 से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। और एक कांग्रेस के लोग सिर्फ हंसी उड़ाते रह जाएंगे और 3 तारीख के बाद इनको यही काम करना है, घर बैठ के हंसी टिटोली करना है बस। तो हम देख सकते हैं, हमने 9 की 9 इंदौर की विधानसभा सीटों का सियासी हाल जानने समझने की कोशिश की, चुनावी हवा क्या बह रही है वो बताने की कोशिश की, और ये तमाम मेहमान कैसे नूरा कुश्ती कर रहे हैं। चुनाव मैदान में आते ही ये मैदान जंग में ऐलान भी कर देते हैं, जनता के मुद्दों को भुलाकर सीधे मैदान में कूदने का आगाज भी कर देते हैं। ये तमाम चेहरे हैं जो कि शहर की राजनीति के जाने पहचाने हैं। हमारे साथ जुड़े थे अभिषेक जाट, हमारे साथ जुड़े थे कपिल सिसोदिया, हमारे साथ जुड़ी थी यहाँ पर सीमा मालवीय, महमूद कुरैशी जी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ राजू भदौरिया जी जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे थे, सुमित मिश्रा, दिलीप शर्मा, जीतू यादव, ज्योति तोमर जी, आशीष हार्डिया, नयन दुबे और छाबड़ा जी। ये तमाम वो चेहरों ने आपको बताया कि 9 विधानसभा सीटों में किसका दावा है, कितना पुख्ता। आप देखिएगा कि आने वाले कल में जनता की लड़ाई कौन लड़ रहा है और किन आधार पर मध्य प्रदेश में 2023 की ये चुनावी टक्कर हो रही है। एमपी न्यूज़ के इस लाइव डिबेट शो में इतना ही, क्योंकि पूरी की पूरी एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम का यह इरादा है कि जनता के आधार पर कौन कर रहा है राजनीति वो आप तक पहुंचाएं और जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी इंगित कर जाएं। देखना होगा कि ये चुनावी मुकाबला जनता किस हद तक इसमें अपना सूझबूझ के साथ फैसला सुनाती है। फिलहाल लाइव डिबेट शो में इतना ही। ओवर टू स्टूडियो। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।